हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल नोटबुक। आज हम करने वाले हैं सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का ड्राफ्ट, जिसमें मैं पहले आपको बता दूं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है कि दोनों साइड पे आपने लाइन खींचनी है। इस साइड भी लाइन होगी, इस साइड लाइन होगी, इस साइड भी लाइन होगी। दोनों साइड सेम मार्जिन होगा, जितना मार्जिन इधर है उतना मार्जिन इधर होना चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए, सेम मार्जिन होना चाहिए दोनों साइड पर। उसके बाद सबसे ऊपर हम लिखेंगे टाइटल। ये आ गया टाइटल। टाइटल के बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। उसके बाद नीचे लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्पेस, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पे न्यू दिल्ली लिख देना, या जो भी स्टेट आपकी होगी वो मेंशन कर देनी है। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर हम सूट नंबर लिखेंगे। फिर एक लाइन का यहाँ पर ईयर आएगा, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर हम लिखेंगे इन द मैटर ऑफ, यहाँ पे होगा पार्टी का नाम, सन ऑफ, उनका परमानेंट एड्रेस कि वहाँ वो परमानेंट कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद स्टेट का नाम। एक यहाँ पर एक लाइन का मार्जिन छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ना आपकी मर्ज़ी। उसके बाद प्लेंटिफ आएगा, फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर वर्सेस आएगा, फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर जिनके अगेंस्ट केस किया है, जो डिफेंडेंट है उनका नाम आएगा, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आएगी लेफ़्ट साइड पर। ये वाली सारी हमेशा जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट है हमेशा मेंशन होगा राइट साइड पर। राइट साइड पर मेंशन होगा। पेन थोड़ा सा दूसरा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है। अब डिफेंडेंट तक हो गया हमारा। उसके बाद फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर टाइटल रिपीट होगा। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर हम लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोथ। उसके बाद एक लाइन का मार्जिन छोड़कर हम अपनी बात को आगे रखेंगे कि फैक्ट्स को बताएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सबसे पहले हम फैक्ट्स पर आते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में हम एड्रेस वगैरह बताएंगे। दैट द प्लेंटिफ इज़ अ परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द अबव मेंशन एड्रेस इन द प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर। यहाँ पे बेरिंग नंबर प्रॉपर्टी का नंबर आएगा उत्तम नगर, न्यू दिल्ली फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स एंड इज़ लिविंग विद हिज वाइफ एंड माइनर चाइल्ड एज अ टेनेंट। जो प्लेंटिफ है वो इस जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है, बेरिंग नंबर, हाउस नंबर या कॉलोनी नंबर, उसके बाद जो भी मेंशन होगा वो आपने लिख देना है अपने क्लाइंट का। या अगर आप पेपर देने जा रहे हो या मूट कोर्ट का कुछ भी रेडी करने जा रहे हो, जैसे भी स्टोरी की डिमांड है वैसे लिख देना है। सारी डिटेल यहाँ पे भर देनी है कि जो क्लाइंट है वो अपनी वाइफ के साथ, या अगर वाइफ ने किया तो हस्बैंड के साथ, अगर बच्चे हैं तो लिख देना, नहीं है तो रहने देना, माँ बाप है वो भी लिख देना, अगर नहीं है फिर भी रहने देना। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर आते हैं। डैट द प्लेंटिफ इज़ अ टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव सेड प्रॉपर्टी बेरिंग नंबर डैश, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली। अब इतना तो सेम आ गया हमारा, यहाँ तक फिर से एड्रेस सेम आ गया। उसके बाद हम इस पॉइंट में देंगे प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा, डाटा कि क्या क्या है, ठीक है। कंसिस्टिंग 2 रूम्स, बाथरूम एंड किचन इन अबव सेड प्रीमिसेस फॉर द रेंट, ठीक है। 40,000 रेंट पर रहता था वो, पर मंथ देता था, और इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर चार्जेस वो अलग से देता था। बेचारा वाटर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अलग से देता था, फिर भी उसको बाहर निकाल दिया। यहाँ पे भी सेम साइड पे मार्जिन होगा, लाइन होगी, सेम मार्जिन इधर होगा, सेम मार्जिन इधर होगा। यहाँ पे उसने प्रॉपर्टी का बताया, इसमें उसने बताया कि कौन के कितने कमरे थे, कितने वॉशरूम थे, कितनी किचन थी, अगर पोर्च था ठीक है, छत थी ठीक है, बालकोनी है वो भी बताना है, हर एक छोटी छोटी चीज़ बतानी है। थर्ड पॉइंट पर हम आएंगे, लेट श्री, यहाँ पे ऑनर का नाम लिख देना है। यूज टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम प्लेंटिफ बट लेट श्री, यहाँ पे फिर से ऑनर का नाम,
डिड नॉट इशू एनी रेंट रिसिप्ट, कि जो ओनर था वो रेंट कलेक्ट करता था पर उसने कभी रेंट रिसिप्ट नहीं दी। टू द प्लेंटिफ एंड इवन आफ्टर सेवरल डिमांड्स मेड बाय प्लेंटिफ ऑलवेज यूज टू पोस्टपोन द इशू ऑफ रेंट रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि प्लेंटिफ हमेशा उसको कहता था, डिमांड करता था, बट इसको हमेशा टाल दिया जाता था कि भाई कल कर दूंगा इशू, है ना, कल पर्ची दे दूंगा, परसों पर्ची दे दूंगा, मतलब कि उसको कभी भी रेंट रिसिप्ट नहीं दी ऑनर ने। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। डैट द प्लेंटिफ स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यू रूम्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्लैट ओनर का नाम, हु assured the plaintiff that the rent would be adjusted provided the plaintiff had necessary documents in proof of material construction and above said property। अब इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो ओनर था उसने टीनेंट को कहा कि 2 कमरे बना दे, 2 रूम बना दे, जो भी तेरा 40,000 रुपये किराया है ना, मैं उसका 20 कर दूंगा, 20 हर महीने तू ऐसे ऐसे काटी जाना, है ना, मतलब कम दे ही जाना, ऐसे कम हो जाएंगे, ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और जो टीनेंट है ना, टीनेंट के पास फुल प्रूफ है, हर एक चीज़ का प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है उसके पास? कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कितने का आया था, ठीक है, प्रॉपर्टी का, और सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास, कि बिल हैं उसके पास सारे, कितने का माल आया था, कितने की लेबर लगी थी, कितना खर्चा कैसे आया था। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है डैट एट द प्रेजेंट टाइम प्लेंटिफ इज हैविंग पीसफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी बट डिफेंडेंट आर डिस्टर्बिंग अगेन एंड अगेन द पीसफुल पोजेशन ऑफ द प्लेंट। अब जो ऑनर था वो तो मर गया, तो डिफेंडेंट कौन है? उसके 2 बेटे। जो 2 बेटे हैं, अब उनसे देखा नहीं जा रहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी में क्यों बैठा है, कैसे बैठा है, तो अब वो इनको तंग कर रहे हैं कि निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल। अब प्लेंटिफ बेचारा क्या करे, ठंडा पानी पी के थोड़ी मर जाएगा। 6th पॉइंट पर आते हैं। डैट ऑन May 3, 2023 the above said defendant came to the plaintiff and threatened him to vacate the tenant premises। अब जो May 3 थी, 3 मई 2023 को डिफेंडेंट्स टेनेंट के पास आए, उन्होंने उसे धमकाया कि हमारी प्रॉपर्टी छोड़ दे, नहीं तो हाल देख लियो, सेम मार्जिन दोनों साइड पर होगा। डिफेंडेंट विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी स्टार्टेड थ्रोइंग गुड्स forcefully and illegally and started fight with the plaintiff. They also declared that the police officers danced to their tunes and it is very easy job for them to grab a property। अब उन्होंने तो नकाब पहन कर आ गए, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आ गए, या उन्होंने बंदे भेज दिए ऐसे बनाकर, वो उनका, है ना, सामान बाहर फेंकने लग गए। अगर तो टेनेंट ने बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगा, तो वो कहते जा कर दे, वो तो हम खुद हमारे इशारों पर नाचते हैं। उसके बाद द प्लेंटिफ इमीडिएटली रश टू द पुलिस टू लॉग द कंप्लेंट बट नो पुलिस ऑफिसर लॉज द रिपोर्ट, मतलब कि किसी पुलिस वाले ने भी FIR दर्ज नहीं की, उसकी कंप्लेंट नहीं फाइल की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दैट द प्लेंटिफ रिपीटली गो थ्रेटन कॉल्स टू वैकेंट प्रॉपर्टी इन एब्सेंस विच दे कुड फेस डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि उसके बाद फिर प्लेंटिफ को थ्रेटिंग कॉल आते रहे कि हमारी प्रॉपर्टी खाली करनी है कि नहीं, कि तू करेगा या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट that the plaintiff had no other remedy except to approach their honorable court for seeking relief and permanent injunction against the defendant so that they may not interfere with the peaceful possession of the plaintiff। अब पुलिस वाले तो उनकी बात सुन नहीं रहे,
तो बेचारे प्लेंटिफ के पास एक ही सहारा रह गया था, ऑनरेबल कोर्ट के पास जाने का, उनका दरवाज़ा खटकाने का, कि उनको जो प्लेंटिफ है उसको परमानेंट इंजंक्शन दी जाए ताकि वो अपना जो पीसफुल पोजेशन है वापस पा सके। उसके बाद यहाँ पे कोर्ट फीस की बात होगी या जुरिस्डिक्शन की बात होगी कि जो भी मामला है इस कोर्ट की इस जुरिस्डिक्शन में पड़ता है और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है को है ना केस को एंटरटेन करने की कॉज ऑफ एक्शन है वो इस जुरिस्डिक्शन में अराइज हुआ है। और कोर्ट फीस जो है जितनी कोर्ट फीस बनती थी वो भी भर दी है। इतना हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर हम प्रेयर पर आएंगे। प्रेयर को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद अगली लाइन से ऐसे शुरू करेंगे, इट इज़ देयर फॉर, ये लाइन आप रट लीजिए, हर एक प्रेयर में सेम ऐसे ही लिखना है। इट इज़ देयर फॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट मे बी प्लीज्ड टू ए पॉइंट pass the decree for permanent injunction in the favor of plaintiff against the defendant, thereby prohibiting defendants, their agents, their employees, their representative for disposing the plaintiff forcibly illegally from the said premises and also from interfering the peaceful possession of above said business। जो डिफेंडेंट है ना उनके एजेंट्स ना एम्प्लॉय ना रिप्रेजेंटेटिव उनके बच्चे कोई भी उनको तंग ना करे। और जो अवार्ड ऑफ कॉस्ट बन रही है सूट की फाइल करने की, वकील के खर्चे की, कोर्ट की, वो प्लेंटिफ को भरी जाए। उसके बाद अगर कोई भी ये तो लाइनें आप फिर ये यहाँ पे भी मैं यही बात कह रही हूँ कि ये भी दोनों लाइनें रट लीजिए, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज़ ये वाली लाइनें सेम होती हैं। प्रेयर एंड एफिडेविट हर एक ड्राफ्ट का सेम होता है, बस ये वाली लाइन चेंज होती है एंड नेम चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है 100%। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी लेफ़्ट साइड पर। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर राइट साइड पर आएगा प्लेंटिफ बोल्ड लेटर्स में। उससे थोड़ा पीछे हटकर रनिंग में आएगा थ्रो, उसके थोड़ा अंदर आएगा एडवोकेट। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर लेफ़्ट साइड आएगा बोल्ड लेटर्स में वेरिफिकेशन भी हर एक ड्राफ्ट की सेम होती है, हर एक ड्राफ्ट की वेरिफिकेशन सेम होती है। वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली ऑन दैट कि पैरा नंबर 1 से लेके 11 तक ये सारे कंटेंट है वो ट्रू हैं, ट्रू टू माई नॉलेज हैं, डिराइव्ड फ्रॉम माई रिकॉर्ड हैं, मेंटेन्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट हैं, बिलीव टू बी ट्रू। अगर ज़्यादा नहीं याद हो रहा है बस इतना लिख दीजिए कि वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली ऑन डैश डैट द कंटेंट ऑफ पैरा नंबर 1 to 11 ऑफ द प्लेंट आर ट्रू टू माई नॉलेज, बस इतना लिख दीजिए। बाकी मर्जी आपकी इच्छा है, अगर आपने याद करना है एक लाइन का मार्जिन छोड़कर बोल्ड लेटर्स में राइट साइड पर प्लेंटिफ आ जाएगा। उसके बाद अब हम आएंगे एफिडेविट पर। एफिडेविट आप सोचिए यहाँ से शुरू हो रहा है, सेम मार्जिन इधर सेम मार्जिन इधर। ड्राफ्ट एफिडेविट लिखेंगे यहाँ पर। ड्राफ्ट एफिडेविट एक लाइन का मार्जिन छोड़कर पहले यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे टाइटल लिख दीजिएगा चाहे ना लिखिएगा, फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर सेम वही कंटेंट आएगा इन द कोर्ट ऑफ डैश। फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर सूट आएगा, सूट का नंबर आएगा, ईयर आ जाएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर फिर टाइटल आ जाएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर लेफ़्ट साइड पर फिर से पार्टीज़ के नेम आ जाएंगे, ठीक है। राइट साइड पर आ जाएगा प्लेंटिफ, सेंटर में आएगा वर्सेस,
राइट साइड में आएगा डिफेंडेंट, इधर सेम मार्जिन, इधर भी सेम मार्जिन होकर, मैं फिर से बार बार कह रही हूँ। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर बस फिर आएगा एफिडेविट ऑफ, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद पार्टी लिख दीजिएगा, पार्टी में सन ऑफ लिख दीजिएगा। उसके बाद एज लिख दीजिए, उनकी रेजिडेंस लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर आई ओम वीर सिंह डेपोनेंट हेयर इन अबव डू हेयर बाय सोलेमली अफर्म एंड स्टेट हेयर अंडर। अब ये जो सारा है ये भी सारा रट लीजिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एफिडेविट हर एक ड्राफ्ट का सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट में भी सेम बात की गई है कि जो भी फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसिस है, सारे ट्रू हैं, ट्रू टू माय नॉलेज हैं और ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में से लिए गए हैं। एंड आई एम ड्यूली कॉम्पिटेंट टू फाइल द प्लेंट्स प्रेजेंट सूट एंड एफिडेविट। उसके बाद सेकंड आएगा आई से that the accompanying suit has been drafted and filed by my counsel upon my instructions and contents of the same are true and correct। सेम आ गया कि जो काउंसिल है उसने मेरे कहने पर ही फाइल किया है, मुझसे बिना पूछे नहीं फाइल किया है। थर्ड में आएगा कि जो प्लेंट में डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं ट्रू कॉपीज़ हैं ओरिजिनल की। फिर एक लाइन का मार्जिन छोड़कर राइट साइड पर डेपोनेंट आ जाएगा। एक लाइन का मार्जिन छोड़कर राइट साइड पर डेपोनेंट, एक लाइन का मार्जिन छोड़कर लेफ्ट साइड पर वेरिफिकेशन आएगा बोल्ड लेटर्स में, ये भी आएगा बोल्ड लेटर्स में। उसके बाद वेरिफिकेशन सेम होगी कि आई ओम वीर सिंह डू हेयर बाय वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली कंटेंट ऑफ दी सेड एफिडेविट। अब एफिडेविट की वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, पिछली थी ड्राफ्ट की, ठीक है। अब एफिडेविट said affidavit are true and correct to my knowledge, nothing material has been concealed thereof। बस एक लाइन का मार्जिन छोड़कर राइट साइड पर आ जाएगा डेपोनेंट, डेपोनेंट आ जाएगा। सेम मार्जिन इधर आएगा, सेम मार्जिन इधर, सेम मार्जिन इधर। आपका ड्राफ्ट ख़त्म होता है यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।